जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग आजकल एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम लोग रेलवे में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल में विश्लेषण करते हैं। तो आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। दोस्तों, एक बात आपको हम बतला दें कि हम जो ये सीरीज़ चला रहे हैं ये सिर्फ रेलवे में ही नहीं बल्कि SSC, बैंकिंग, कोई बच्चे हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं बिहार में, यानी BPSC TRE का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये सीरीज़ उनके लिए भी लाभप्रद हो सकता है क्योंकि इसमें हम डिटेल से विश्लेषण करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के इस सेशन को। तो आज का पहला सवाल ये रहा स्क्रीन बोर्ड पर। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था? क्या वो चार्ल्स डुफे दिया था, क्या वो माइकल फैराडे दिया था, आर्किमेडिस दिया था या चार्ल्स कूलम ने दिया था? तो आवेशित कण के बीच जो आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है उनको नियंत्रित करने वाला नियम जो था वो कूलम साहब दिए थे। कौन दिए थे? चार्ल्स कूलम ने। किसने दिया था? चार्ल्स कूलम ने। कूलम ने कहा था कि जब ये दो, मान कर चलिए ये दो आवेश है Q1 और Q2, अगर इन दोनों के बीच की दूरी r है तो इन दोनों पर लगने वाला जो बल होगा F वो समानुपाती होगा इनके गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होगा इनके बीच की दूरी के वर्ग के। ये कौन कहे थे? कूलम साहब कहे थे। खैर, इसका विशेष डिस्कशन नीचे दिया होगा अगले स्लाइड में, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ दिया गया है, कहता है कि चार्ल्स कूलम ने के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हो तो F समानुपाती क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2, और F व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा? 1/r² के। दोनों को कंबाइंड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? जब आप दोनों को कंबाइंड कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा F समानुपाती Q1 इंटू Q2/r²। और इसी समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक नियतांक लगा देंगे, क्या? K लगा देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2/r²। अब इस K का जो मान होता है नीचे दिया होगा, K का जो मान होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ पर K को प्रायः 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसे क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन नोट पढ़ते हैं। या इसका मान होता है 9 × 10⁻9 लिया जाता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब यदि इसकी बात आई है तो कुछ और पढ़ लेते हैं। नोट में कुछ बातें याद रखेंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? माइकल फैराडे ने। सब लोग कमेंट में लिखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? माइकल फैराडे ने। किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। साथ ही साथ ट्रांसफार्मरों एवं विद्युत जनित्र की कार्य प्रणाली विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही आधारित है। और जितने भी ट्रांसफार्मर है और जितने विद्युत जनित्र यानी जनरेटर जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो आधारित है चुंबकीय प्रेरण पर। कमेंट बॉक्स में सब लोग लिखिए सॉरी, ट्रांसफार्मर और विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। और ये किसने दिया था? माइकल फैराडे ने। किसने दिया था? ये माइकल फैराडे ने दिया था। आगे की ओर चलते हैं। सॉरी, इसमें भी कुछ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माइकल फैराडे के ये कुछ है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं और ये अपना अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि किसी आवेशों के विद्युत क्षेत्र बल दूरी के साथ बढ़ती है, दूरी के घन के साथ घटती है
दूरी के साथ घटती है या दूरी के वर्ग के साथ घटता है, तो उनके जो किसी आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो दूरी के वर्ग के साथ घटता है। क्या होता है? दूरी के वर्ग के साथ क्या होता है? ये घटता है, यानी डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब वो कैसे? तो जिस प्रकार से हम लोग बल को F के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो F जो होता है वो समानुपाती होता है किसके? 1/r² के। उसी प्रकार से जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र बल जो होता है, उसे हम लोग E के द्वारा व्यक्त करते हैं, और E समानुपाती होता है 1/r² के। ये भी समानुपाती किसके होता है? 1/r² के। कहने का मतलब है कि जब आप दूरी को बढ़ाइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके वर्ग से घटेगा ना। आगे की ओर चलते हैं, जैसा कि डिस्कस नीचे दिया हुआ होगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसका बहुत अच्छा डिस्कस है। देखिए कहा गया है, ये कूलम्ब के नियमानुसार दो आवेश Q1 तथा Q2 के मध्य बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। आवेशों के मध्य के बीच की दूरी d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवेशों के मध्य माध्यम पर निर्भर करती है। कितने बातों पर? 3 बातों पर। अब ये जो F जो होता है वो समानुपाती किसके होगा? Q1 Q2/d² के, यदि आवेश के बीच की दूरी क्या हो? d हो। अब यहाँ पर समानुपाती, यहीं से अगर इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो एक समानुपाती नियतांक लगा देंगे k, तो F बराबर क्या हो जाएगा? Q1 Q2/d²। अगर बीच की दूरी r लेते तो r² आ जाता। इससे पहले डिस्कस में वही लिए थे। यहीं पर इस k का मान रख दिया था 1/4πε0 × εr, जहाँ एप्सिलॉन क्या होता है? तो ये होता है वायु की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12। और एप्सिलॉन r क्या होता है? वायु के सापेक्ष चुंबकशीलता, और वायु के लिए इसका मान 1 होता है। कितना होता है वायु के लिए? इसका मान 1 होता है। चलिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, देख सकते हैं आप। बहुत अच्छा प्रश्न आज जोड़ा गया है, जो बहुत क्रिटिकली है और कंसेप्चुअल है। इसे आप देख लीजिएगा। वैसे ये एसएससी जेई के सभी प्रश्न हैं जो 12th लेवल से है, थोड़ा आपको टफ लग सकता है। और इस प्रकार के प्रश्न यदि आप कर लेंगे तो आप यूपीएससी बीपीएससी की प्री में भी बैठेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। इसी दृष्टिकोण से ऐसे प्रश्न को संग्रहित किया गया है। कहता है कूलम्ब का नियम क्या कहता है? ऑप्शन नंबर 1 में है, दो आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के मात्रा के गुणनफल के साथ साथ उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी नहीं, ये तो गलती हो गया। आवेश दो आवेशों के मात्रा के गुणनफल के क्या होता है? ये अनुक्रमानुपाती। इसका ये क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है ना, अनुक्रमानुपाती होता है। और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तो हो गया गलती। आगे चलते हैं। आगे देखिएगा तो कहता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों के मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती, दो आवेशों के मात्रा के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती। जी नहीं, व्युत्क्रमानुपाती नहीं, अनुक्रमानुपाती होता है। ये गलती, ये भी गलत हो गया। फिर कहता है दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिमाण दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती नहीं, अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात कहीं बहुत हद तक सही है। जरा इसको पढ़ लेते हैं। दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल परिमाण के दो आवेशों की मात्रा के साथ साथ उसके दूरी के अनुक्रमानुपाती। जी नहीं, ये गलत, ये भी गलत है। सही केवल ये है
सही ये इसलिए है क्योंकि आवेशों के मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे की ओर देख लेते हैं। इसका डिस्कस यहाँ दिया गया है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है कि सन 1785 में प्रसिद्ध फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलम्ब ने आवेशित कणों पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संदर्भ में एक नियम दिया जिसे कूलम्ब का नियम कहते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेशों पर कार्यरत बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखाओं के अनुदिश कार्यरत होती है। यानी जैसे ये आवेश है, अब मान कर चलिए ये प्लस है, ये प्लस है, तो दोनों में जो विकर्षण होगा ये इसके ये जो रेखा मिलाया गया है इसी के अनुदिश होगा। ये इधर की तरफ जाएगा और ये इधर की तरफ जाएगा, यानी जो ये रेखा है उसी रेखा के अनुदिश होता है। कूलम्ब के अनुसार दोनों आवेशों पर लगने वाला बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है और इसका मान क्या होता है? F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जहाँ R क्या है? उनके बीच की दूरी, और Q1 Q2 क्या है? आवेश का परिमाण। आगे की ओर चलते हैं और ये रहा अपना अगला प्रश्न। कहता है कि डैश श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। घरेलू वायरिंग प्रणाली, सजावटी लाइट, स्ट्रीट लाइट या कार का हेडलाइट। तो थोड़ा इसका हम डिस्कस देख लेते हैं। ये जो श्रेणी परिपथ है इसका डिस्कस देख लेते हैं। वैसे सजावटी लाइट इसका सही आंसर होनी चाहिए था और वही है, सजावटी लाइट ही है। सजावटी लाइटें श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। अब कुछ पॉइंट दिया गया है। कहता है कि परिपथ में घटक दो प्रकार से जोड़े जा सकते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। जिस परिपथ में सभी घटक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो उसे श्रेणी परिपथ कहा जाता है। श्रेणी परिपथ में हर एक घटक को समान धारा, हर एक घटक से समान धारा प्रवाहित होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? जितने भी घटक हैं ये सब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और इससे क्या होता है? समान धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो यानी अपना यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सजावट की लाइट, यानी सजावटी लाइटें। बी इज़ द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं और आप अगला देख सकते हैं। कहता है कि एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत तो होता है। फ्यूज का कार्य पूछा है हमसे, तो कहता है विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न प्रकाश, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय प्रभाव या विद्युत धारा द्वारा अवशोषित ऊष्मा। तो थोड़ा फ्यूज के बारे में चलिए पहले डिस्कस देख लेते हैं। वैसे इसका सही आंसर तो बी होना चाहिए था ही, लेकिन देखिए कहता है कि एक फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखेंगे, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर, ऊष्मीय प्रभाव पर फ्यूज कार्य करता है। फ्यूज तार का प्रयोग वैद्युत परिपथ में शॉर्ट सर्किट या अतिभारण के दौरान उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए किया जाता है, जिसका अभिलाक्षणिक गुण उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक होनी चाहिए। फ्यूज तार उच्च प्रतिरोध के कारण ही अत्यधिक धारा प्रवाह के दौरान ताप के बढ़ जाने के कारण पिघल जाता है। कहता है कि जो फ्यूज जो है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है
और इसका जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। और गणनांक क्या होता है? निम्न होता है। जिसके कारण जब विद्युत परिपथ के में क्या होता है, धारा जब ताप जब बढ़ता है, धारा के कारण लघु पथन के कारण जब ताप बढ़ता है तो क्या होता है, पिघल जाता है। और जो हमारे उपकरण हैं वो क्षतिग्रस्त होने से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये? विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। और जैसे ही विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होता है ये पिघल जाते हैं। और इसका प्रयोग हम लोग परिपथ में क्या किसके लिए करते हैं? उपकरण को क्षतिग्रस्त से बचाने के लिए। आगे देखिए, कहता है कि विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण डैश के रूप में हानियां होती है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण डैश के रूप में हानियां होती है। ध्वनि के रूप में, प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में या चुंबकीय हानियां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऊष्मा के रूप में। किसके रूप में? ऊष्मा के रूप में हमें हानियां होती है। बी इज़ द राइट आंसर। वही बात दिया गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। कह रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण ऊष्मा के रूप में, किसके रूप में? ऊष्मा के रूप में हानियां होती है। ऊष्मा के रूप में क्या होती है? हानियां होती है। आगे चलते हैं और यहाँ से देखिए, इस प्रश्न को देखिए। कहता है कि एक लघु पतित परिपथ में धारा डैश है, यानी अत्यधिक तेजी से बढ़ जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, निरंतर परिवर्तित होती रहती है, अत्यधिक तेजी से कम हो जाता है। तो लघु पथन में क्या होता है? धारा तेजी से बढ़ जाता है, यानी ए इज़ द राइट आंसर। क्या होता है? धारा तेजी से बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, कहा गया है कि एक लघु पतित परिपथ में धारा अत्यधिक तेजी से बढ़ जाती है। प्रायः खराब हो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण कभी कभी विद्युतमय तार तथा उदासीन तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं, जिससे परिपथ की प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है। और इसके फलस्वरूप परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगती है और अत्यधिक धारा प्रवाह के कारण तार पिघलकर टूट जाते हैं। इसे लघु पथन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लघु पथन। तो याद रखेंगे, लघु पथन के कारण क्या होता है? धारा का मान जो होता है वो अत्यधिक तेजी से बढ़ती है। धारा का मान क्या होता है? अत्यधिक तेजी से बढ़ती है। चलिए अगला प्रश्न है। कहता है कि श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा डैश होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, उसकी मोटाई के समानुपाती होती है, उसके प्रतिरोध के समानुपाती होती है, या सभी प्रतिरोध में बराबर होता है। तो कहता है कि श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा जो होता है वो क्या होता है? धारा का मान क्या होता है? सभी प्रतिरोध में बराबर होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम में धारा नहीं बढ़ता। श्रेणी क्रम में जैसे कि यहाँ पर 2 प्रतिरोध है, तो यहाँ पर इसमें भी धारा, इसमें अगर R1 इसका प्रतिरोध है तो इसमें भी धारा I होगा, और इसमें भी धारा क्या हो जाएगा? अगर ये R2 है तो इसमें भी धारा I ही होगा। यानी श्रेणी क्रम में याद रखेंगे, श्रेणी संयोजन में धारा नहीं, वोल्टेज बदलता है। कौन बदलता है? वोल्टेज। और समांतर क्रम में वोल्टेज नहीं बल्कि धारा बदलता है। इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ श्रेणी संयोजन कहा गया है तो सभी प्रतिरोध में बराबर होती है। यहाँ देखिए डिस्कस दिया गया है डी। कहता है कि श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में गुजरने वाली धारा सभी प्रतिरोध में बराबर होती है।
प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक, कहता है ओम को ओमेगा, ये ओमेगा का सिंबल है, से प्रदर्शित करते हैं। यानी श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध में धारा का मान क्या होता है, समान होता है, और धारा का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और ओम को हम लोग ओमेगा के द्वारा व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, आप देख लीजिए। कहता है कि कोई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इसमें से किसके समतुल्य माना जाता है। हाँ, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी करना, चालक के लंबाई में वृद्धि करना, या चालक के प्रतिरोध में वृद्धि करना। यानी अगर हम क्या कर दें, प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दें, तो जब हम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है इसमें वृद्धि हो जाएगी। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इस बात को याद रखेंगे, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। और यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ें, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़े, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, अगर श्रेणी की बात करें तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, चालक की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। तो श्रेणी क्रम में चालक की लंबाई में वृद्धि होती है, और समांतर क्रम में चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। देखिए क्या कहा गया है, ये दिया गया है, सही आंसर है। कहता है कि कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि के समतुल्य माना जा सकता है। यानी अगर हम चालक को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि हम चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार किसी चालक के तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वृद्धि करने से समान लंबाई की दशा में चालक की तार का प्रतिरोध यानी R बराबर रो L बट्टे A में कमी आ जाती है, उसी प्रकार विभिन्न मान के अलग अलग प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर परिपथ में कुल परिणामी प्रतिरोध दिए गए प्रतिरोध में से सबसे कम मान वाले प्रतिरोध के मान से भी क्या हो जाते हैं, कम प्राप्त होते हैं। यानी जिस प्रकार से जब किसी चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है, उसी प्रकार से जब हम लोग दो या दो से अधिक प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका जो समतुल्य मान आता है वो उन प्रतिरोध में से जिसका मान सबसे कम होता है उससे भी कम समतुल्य प्रतिरोध का मान होता है। तो यानी क्या बढ़ रहा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। आगे देखिए, प्रश्न कह रहा है कि फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट, 1 मिनट, सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, और अगला कहता है यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बने होते हैं। तो बी तो सही है, कहता उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो बी तो बिल्कुल सही है। अब कहता है कि यह श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं किसके साथ, उपकरण के साथ। तो उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े रहते हैं, हाँ चल सकता है, यानी ए और बी दोनों सही है। ये उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं और इसका प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है। बी इज द राइट आंसर, सही है। ए और बी दोनों सही है। देखिए यहाँ दिया गया है, वही बात को कहा है कि जो फ्यूज तार विद्युत परिपथ में किसी उपकरण के साथ
श्रेणी क्रम में संयोजित होता है तथा यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। अर्थात विद्युत परिपथ में लघु पतन तथा अतिभारण होने वाली हानि से बचने के लिए विद्युतमय तार के साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध तथा कम गलनांक का तार जोड़ा जाता है, जिसे फ्यूज तार कहते हैं। यह टीन और लेड के मिश्र धातु से बना होता है। यह जो विद्युत फ्यूज होता है ये किससे बना होता है? वो या तो टीन से बना होगा या लेड से बना होगा, और ये दोनों मिश्रण से बना होता है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसका जो गलनांक होता है वो क्या होता है? निम्न होता है, जिसके कारण क्या होता है कि अगर कभी भी लघु पतन हुआ या अतिभारण हुआ तो जिसके कारण क्या होगा, उसमें ऑब्वियसली बात है कि परिपथ में क्या होगा, धारा का मान बढ़ेगा। धारा का मान बढ़ेगा तो उससे हीट एनर्जी उत्पन्न होगा और हीट के कारण ये गल जाता है और हमारा जो यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, वो सुरक्षित बच जाता है। आगे बहुत अच्छा प्रश्न स्टेटमेंट वाला, आप इसे देख सकते हैं। कहता है कि समांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कहता है कि समांतर परिपथ की निब्बल धारा यानी कुल धारा अलग अलग धारा में से हमेशा कम होता है। समांतर परिपथ में निब्बल यानी नेट धारा अलग अलग धारा से हमेशा कम होता है। जी नहीं, जो कुल धारा होता है वो अलग अलग धारा के योगफल के बराबर होते हैं, यानी अलग अलग जितने भी धारा है उससे सबसे ज़्यादा शुद्ध धारा होते हैं। ये आपका गलत कथन है भाई साहब। कहता है कि समांतर परिपथ के अलग अलग प्रतिरोधों के टर्मिनल के बीच विभवांतर हमेशा असमान होता है। ये भी गलत हो गया। समांतर परिपथ में क्या होता है, जैसे कि एक प्रतिरोध यहाँ लगा दिए और एक दूसरा प्रतिरोध यहाँ लगा दिए, तो ये एक टर्मिनल यहाँ है और एक टर्मिनल यहाँ है। इस दोनों टर्मिनल के बीच का जो विभव होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। बढ़ता क्या है, तो धारा बढ़ता है। ये भी गलत हो गया। आगे देखिए, कहता है कि समांतर परिपथ में निब्बल प्रतिरोध यानी नेट यानी कुल धारा या नेट प्रतिरोध यानी कुल रेजिस्टेंस यानी समतुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा अधिक होता है। ये गलत, ये भी बात गलत हो गया। हमेशा अधिक होता है, जी नहीं, सबसे कम होता है, हमेशा कम होता है। ये हम देखे हैं। ये देखिए, समांतर परिपथ का निब्बल प्रतिरोध यानी नेट रेजिस्टेंस अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा कम होता है। ये सही है, यानी ये 3 स्टेटमेंट गलत थे, एक स्टेटमेंट ये सही है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं डी इज़ द राइट आंसर। आप यहाँ पर डी देख सकते हैं, सही आंसर है। कहता है कि एक विद्युत परिपथ समांतर परिपथ तब बनता है जब इसमें विद्युत प्रवाह के लिए कई पथ होते हैं। इस परिपथ में सभी विद्युत घटक समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। समांतर परिपथ में जुड़े सभी उपकरण के सिरों पर विभवांतर स्थिर होता है। सिरा पर क्या होता है, विभवांतर स्थिर होता है, पहले बताए हैं। इस तरह के परिपथ का निब्बल प्रतिरोध यानी नेट रेजिस्टेंस अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल से हमेशा कम होता है। आगे की ओर चलते हैं और ये रहा अगला प्रश्न। कहता है कि फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर वह उबल जाता है, गर्म हो जाता है, गल जाता है या ठंडा हो जाता है। तो जब अधिक धारा प्रवाहित करेंगे तो ये गल जाता है, यानी बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, कम होता है। देखिए यहाँ दिया गया है
क्या दिया गया है, कहता है कि फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण गल जाता है, जिससे विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की सप्लाई बंद हो जाती है और सभी उपकरण सुरक्षित हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आज हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।